ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज में आपका इसी में है, क्योंकि एयर पोल्यूशन से आपका सारा रिलेटेड चल रहा है, क्योंकि आपके जो कोर्स में दिया गया है वो एयर, वाटर और सॉइल, ठीक है, 3 है। तो वो 3 जो है हमको केवल आपके 2 या 3 पीरियड में ही आपकी कंप्लीट करनी है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे एमएससी की क्लास हमारी होती है तो उसमें मेरा करीब जाता है 5-5, 6-6, एक एयर पे ही हम बोलते हैं, है ना, सॉइल में ही 5-6 पीरियड चले जाते हैं, वाटर में 5-6 पीरियड चले जाते हैं एमएससी के, लेकिन हमें यहाँ पे केवल 3 में सारी चीजें कंपाइल करके बताना है। तो आपने देखा होगा कल भी मैंने थोड़ा सुपरफिशियली कंपाइल करके बताया, आज भी हम आपका इसी पे चलेंगे। तो क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? आप लोगों ने 8 से पढ़ी है, 6 से पढ़ी है ग्रीन हाउस। देखिए जो रेडिएशन हमारा सन से आ रहा है, सोलर रेडिएशन, ठीक है, वो हमारी अर्थ पे स्ट्राइक करता है, अर्थ से स्ट्राइक करके वो वापस आपका आउटर स्पेस में चला जाता है, ठीक है, इतनी चीज है। वो जब अर्थ से स्ट्राइक करता है तो अर्थ को हीट अप करता है, हीट अप करने के बाद वो बाहर चला जाता है, मतलब जितनी आपकी सोलर एनर्जी आती है और बाकी रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। एक सिंपल प्रोसेस है जिसपे वो अर्थ जो है थोड़ी सी, क्योंकि उसको सोलर रेडिएशन है, उसमें प्लांट्स हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में आपको ऑक्सीजन मिलती है और आपके लिए फूड बनाते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है। जब हमारा पोल्यूशन नहीं है, जिस जगह पे हमारा पोल्यूशन नहीं है वहां पर, ठीक है, जब पोल्यूशन आ जाता है, पोल्यूशन से मतलब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है ना, मेन पोल्यूशन वहीं से स्टार्ट होता है। जब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो ऑक्सीजन कम होती है, तो वहां से क्या शुरू होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो जो आपकी सोलर रेडिएशन जो आपकी आ रही है, जो अर्थ तक आनी है, ठीक है, और फिर वो स्ट्राइक होकर वापस जा रही है, तो वो वापस नहीं जा पाती है। तो हमने कल क्या बताया था, कौन सी रेस थी? इंफ्रारेड, है ना, शॉर्ट वेवलेंथ की आती है, लॉन्ग वेवलेंथ की वापस होती है ना, इंफ्रारेड, जिसको वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चेक करती है और उसको वो ट्रैप कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है, और वो हीटिंग इफेक्ट होता है ना। वही हीटिंग इफेक्ट जो होता है तो हमारा क्या करता है, जितना भी एरिया है हमारा ट्रोपोस्फीयर का वो हमारा वार्म हो जाता है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है, इसमें हम आपको दिखा दें, बोर्ड है ना उसका, वो नहीं है मार्कर, मार्कर नहीं है। चलिए हम ऐसे बता रहे हैं, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है, वैसे हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर नहीं होती है, लेकिन जब बढ़ गई है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो 0.03% है, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। यदि वो नहीं होगी तो हम भी नहीं होंगे, ये भी चीज है, ठीक है। अब वो ज्यादा है तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल हो जाती है, पोल्यूशन हो जाता है, तो उसकी एक लेयर बन जाती है हमारे ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो जब सन की रेज आती है, जिसमें आप इस वाले में देखिए, जब सन की रेज आ रही है, ये देखिए इसमें आई है नीचे से मैम वो क्लिक करिए। अरे मैम लैपटॉप पे आप उस पे पीपीटी पे क्लिक करिए। नहीं किया था मैंने, लैपटॉप पे मंगाओ ना अखंड आइए आप जरा एक मिनट देखिए, वो करके तो गया था उस टाइम, तो था इधर से इसके सामने जो सन की जो आपकी रेज आ रही है, वो रेज आके जैसे अर्थ पे आ रही है, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो वापस गई, तो वापस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो आपकी थिक लेयर होती है थोड़ी, तो वो एक्ट करती है एज ए ग्लास, जैसे कि हम इससे तो फिर वो अलग जाती है।
दूसरे उस पे चला जाता है, होल्डर पे आएगा, तो ये इस पे बैठ के आ जाता है। ठीक है, ठीक, मिनिमाइज ही वाला है। हाँ, अब तुम आ जाना, कर्सर आता नहीं ना, ठीक है। वो प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ, बुला लेंगे। थोड़ी बहुत ठीक होती है। देखिए, atmosphere, this is the space. Sun. ये है आपका सोलर रेडिएशन है। सोलर रेडिएशन आपका अर्थ तक आ रहा है, ये अर्थ के बाहर का एटमॉस्फेयर है, उसके बाद आपका ऊपर का स्पेस है। ठीक है, सन की जो रेज आ रही है अर्थ पर स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद वो बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितनी हमारी क्योंकि 2% जो है वो यूज होती है केवल, नॉर्मली 2% जो वो यूज होती है, वो आपका फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं और वहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन आपकी जो है एटमॉस्फेयर में आती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, यहाँ से प्लांट्स ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, दोनों का बैलेंस बना रहता है। और एक नॉर्मल जो है, जब तक पॉल्यूशन नहीं है तब तक सारी चीजें नॉर्मल है, बैलेंस साफ। ठीक है, जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ये डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पर आपका जो इफेक्ट आता है दैट इज पोल्यूशन। और जब ये यहाँ से रेडिएशन जो आ रहा है फिर वापस जा रहा है, ये जा नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो एक लेयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्लोब के चारों तरफ वो बन जाती है। क्योंकि जो आपकी बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, फॉसिल कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल और आपकी जितनी भी सारी चीजें हैं उससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इनसे सबसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो यहाँ पे ट्रैप होने लगती है। अब जब ये आ रही है रेडिएशन आ रहा है, ये रेडिएशन यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। कौन सा? लॉन्ग वेवलेंथ का इंफ्रारेड, है ना। शॉर्ट वेवलेंथ का आ रहा है, लॉन्ग वेवलेंथ का इंफ्रारेड यहाँ पर ट्रैप कर रहा है और यहाँ पर जो आपका है वो क्या करता है, हीट करता है। ये हीटिंग इफेक्ट जो है वो आपका क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट उसको बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो गैसेज अब प्रेजेंट होंगी वो ग्रीन हाउस, क्योंकि इसकी जो ट्रैप के जो हीटिंग इफेक्ट है, जो ट्रैप हो रहा है उसकी वजह से वहां पर जो गैसेज हो रही हैं उसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, जिसमें आप जिसमें जो है जब आपका 100 साल पहले था तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो और जो हीटिंग इफेक्ट था, जब 100 साल पहले था तो ये 350 ppm था। ppm पर मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या CO2 कंसंट्रेशन और हीटिंग इफेक्ट जो हीट कर रहा है आपका वो पार्ट्स पर मिलियन में है ना, हीटिंग इफेक्ट वो 350 आपका जो है था। अब जो आपका 2035 to 40 तक ये आपका जाके 450 ppm। क्या चीज? जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो आपके क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से जो इफेक्ट हो रहा है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आ रहे हैं वो सारे आपके ppm में आते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में उनको किया जाता है। ठीक है, जो हमारा अर्थ का यदि हम देखेंगे तो टेम्परेचर उस टाइम तक क्या होगा 2035 to 40
अभी आपका जब इतना है तो तब कितना होगा, 450 या ppm तक पहुंच जाएगा। तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा। तो जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को जोसेफ फॉरियर ने सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था कि इस तरह का कार्बन डाइऑक्साइड आती है और कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर, एक थिक लेयर एक रहती है, उसमें ट्रैपिंग होती है और आपका हीटिंग इफेक्ट होता है, वार्मिंग होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग आती है। ठीक है, इसमें जो गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो इन्वॉल्व है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 57%, ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड 57%, मीथेन आपकी 12%। ठीक है, और ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड 6%, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NOx 6% और 12% क्या, ओजोन O3 जो है 12% जो है आपकी वो है O3 और 5% में आपका CCl या CFCS है ना, CFCS जो गैसेस आती है आपकी वो होती है। टोटल कितना हो गया, हो गया ना 100। ठीक है, ये आपकी होती है ग्रीन हाउस गैसेस। 57% कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आपकी 12%, 6% नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो कि आपका ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से निकल रहा है, ओजोन जो आपका डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन होता है एनवायरनमेंट में वो 12% है। ओजोन क्योंकि अभी आपको वो भी बताएंगे, ओजोन होल, ओजोन क्या कहते हैं डिप्लीशन है ना, और स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, और 12% ओजोन, 5% CCl है। ये आपकी हो गई। इसमें सबसे ज्यादा देखिएगा जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो विजिबल लाइट है जो पास कर रही है, जो ग्लास एज अ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जो ग्लास है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। उससे क्या होता है, सॉइल जो है वो वार्म अप होती है। सॉइल से मतलब है आपका कि अर्थ वार्म हो गई। अर्थ जब वार्म होती है तो यहाँ से हिट होती है, वार्म अप होती है, हिट होती है, और ये जो हमारी इंफ्रारेड जो है वो एक ओपेक की तरह काम कर रही है। ओपेक जैसे ग्लास है जो उसकी तरह काम कर रही है, और इसमें जो शॉर्टर वेवलेंथ थी वो लॉन्गर वेवलेंथ में चेंज होती है, और वो हमारी क्या करती है, पार्शियली एब्जॉर्ब हो रही है, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है इंफ्रारेड। ठीक है, जो ये मैकेनिज्म है जो हमारा जो वार्मर कर रहा है, आउटर इनर साइड का वार्मर हो रहा है आउटर साइड से, इनर का हो रहा है, इनर साइड का जो वार्मर हो रहा है आउटर साइड से, तो ये बैलेंस जो है वो क्या होता है, वो एक डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है, जो हम आजकल सबसे ज्यादा इसको पढ़ रहे हैं, आजकल सबसे ज्यादा हम लोग इसको हर उसमें देख रहे हैं। ठीक है, फिर ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो हमारे चेंज कर रही है हमारा कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का। ठीक है, जिसमें जो पॉल्यूटेंट्स है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा एक्ट कर रहा है एज ए ब्लैंकेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ट्रैपिंग गैसेज है, विच एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, जो ट्रैपिंग हीट है जो क्लोज टू द सरफेस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हमारे कॉजेज क्या है, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग है क्या कॉजेज है बताइए जरा। बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वही तो है इंक्रीज ऑफ CO2। हाँ, और बस इतना हो गया। हाँ हाँ, नंबर फर्स्ट, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। सबसे पहले जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्न हो रही है, तो हमारी जो है सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, डिके ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म सेकंड। नंबर थर्ड, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम लोग। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जिसमें हमारा क्या कहते हैं, जितने भी मूविंग आपके ऑटोमोबाइल्स हैं। थर्मल पावर प्लांट्स, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। कल्टीवेशन ऑफ लैंड,
कल्टीवेशन, क्योंकि जो आप क्रॉप उगाते हैं तो वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, यदि आप गांव के एरिया में जाएं, आप वहां पे हो तो आप उसमें देखिएगा कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि गर्म है। आप घुस जाइए जहां पे खेत हो और वहां पे आप घुस जाइए, आपको ठंडा नहीं लगेगा, वहां हल्का गर्म लगेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हो रही है, इस वजह से। ठंडा आपको तब लगेगा जब हवा खूब चल रही हो, बड़े पेड़ हो, वहां पे ठंडा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जहां पर आप उसमें खेत के अंदर खड़े और चारों तरफ उसमें है तो वहां हल्का गर्म लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है उसमें भी। डोमेस्टिक कुकिंग, जो हम खाना बना रहे हैं, वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड है। फॉरेस्ट फायर, जब फॉरेस्ट जलते हैं तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये सारे जितने भी कॉजेज हैं वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के हैं, ठीक है। जो हमारा हीटिंग इफेक्ट आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि प्रेजेंट है अर्थ पर, तो जो चेक कर रही है इंफ्रारेड रेडिएशन और बैक जा रही है आपकी स्पेस पे, उसके प्रोडक्ट्स जो आपके निकल रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स उसके हैं, वो भी हीटिंग इफेक्ट के रहते हैं, जो कि आपके ग्रीन हाउस गैसेस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। दोनों जो है आपका एक आना और एक जाना सोलर रेडिएशन का, एक आना और एक जाना, दोनों में जो क्या कहते हैं, जो बैलेंसिंग होनी चाहिए थी, वो बैलेंसिंग हमारी डिस्टर्ब है। तब हमारी ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट है, नहीं तो हमारा नहीं है, हमारा तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि 2% हमारी जो है क्या कहते हैं प्लांट्स ले रहे हैं, वहां से हमारा फोटोसिंथेसिस और हमारी ऑक्सीजन मिल रही है, सारी चीजें बिल्कुल बैलेंस वे में। क्योंकि जब हमने कहा था कि एनी एक्टिविटी अगेंस्ट द नेचर इज नोन एज पोल्यूशन, तो वो एक्टिविटी हमारी जो है वो पोल्यूशन की तरफ हमको ले जा रही है। फिर आपका आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेज, क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है बताइए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, हाँ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है, बताइए और क्या है। कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज है, मेल्टिंग ऑफ आइस है, ग्लेशियर्स है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है, इसमें कई हैं। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, स्नो माउंटेन्स एंड पोलर आइस कैप, ठीक है। जो हमारे पोलर बियर है वो कहाँ रहेंगे, क्योंकि उनको तो वहीं पे रहने, तो पानी में तो रहेंगे नहीं, ज्यादा देर तक तो नहीं रह सकते पानी में, और वो स्नो में ही रहते हैं। जब स्नो आपकी जो है वो मेल्ट कर जाएगी, वहां पानी का वो बढ़ जाएगा, तो आपका क्या होगा, कोस्टल एरिया, जो सी का कोस्टल एरिया वो बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, हाँ फ्लडिंग होगी, ये नहीं कह रहा, फ्लडिंग तो होगी। चांसेस ऑफ सबमर्जन ऑफ आइलैंड्स, जो फिजी को एक वार्निंग दे दी गई है, मालदीव को एक वार्निंग दे दी गई है कि आप यहां से डिस्प्ले हो जाइए, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेट कर जाएगी, क्योंकि उनको वार्निंग दे दी गई कि अगले 20 साल के अंदर ये सबमर्जन हो जाएगा। ये जो आइलैंड्स हैं, मालदीव के लिए भी कह दिया गया, फिजी के लिए भी कह दिया गया, और भी जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनको वार्निंग दे दी गई है, ठीक है। और इंक्रीज द फ्लो ऑफ रिवर, आपने देखा होगा कि जो गंगा की जो इसकी वजह से क्या होता है, जो गंगा की हमारे घाट हैं वहां तक गंगा जी नहीं आती है ना, पैटर्न उनका रिवर्स का चेंज हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा क्योंकि रेनफॉल का पैटर्न चेंज है। आपके मोहल्ले में पानी बरस रहा है, दूसरे मोहल्ले में बरस ही नहीं रहा है, ये पैटर्न चेंज है कि नहीं है। पहले क्या होता, पूरा एक साथ पूरा हर जगह बरसता था, तो कितना जो क्या कहते हैं क्लाउड फॉर्मेशन होता था तो बराबर एक होता था, कई दिनों तक चलता था, 8-8 दिन तक नहीं खुलता था, 10-10 दिन तक नहीं खुलता। अब क्या है, थोड़ी देर यहाँ बरसा, थोड़ी देर वहां बरसा, थोड़ी देर वहां बरसा, जो ये पैटर्न है वो चेंज हो गया है ना। और जो बारिश थी वो भी बहुत कम हो गई, लेकिन जब प्लांटेशन आप ज्यादा करते तो आपका ये भी सारी चीजें कम हो जाती। फिर फ्रेश वाटर विल बी कॉन्टेमिनेटेड विथ सॉल्टी वाटर, क्योंकि जब आपका सॉल्टी वाटर क्यों, क्योंकि सी का जब लेवल बढ़ रहा है तो वो आपके फ्रेश वाटर में भी जा रहा है, और फ्रेश वाटर आपका कितने परसेंट है, 2% है, 2 to 4% आपका जाता है। वही पानी आपको पीना भी है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी आप यूज करते हो उस पानी को, सॉल्टी वाटर तो यूज नहीं होता, ठीक है। तो हमारे लिए कितना मतलब वो होगा, इसका इफेक्ट हम लोगों के ऊपर कितना पड़ेगा, एक वो अलग वो है। फिर जो आपके फॉरेस्ट की जो वेजिटेशन है
जहाँ आपका फॉरेस्ट है, जो वेजिटेशन है, जब आपका ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वो डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रक्शन होता है वहां पर, तो वो दोबारा अडॉप्ट करेगी कि नहीं करेगी वो वेजिटेशन उस एरिया का। तो कई बार होता है कि वो प्लांट्स गायब हो जाते हैं, इंडेंजर्ड हो जाते हैं वो प्लांट्स, है ना। तो एक ये मेन रीजन भी आता है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो जो हमारा पहले से जो फॉरेस्ट थे वहां पे यदि कुछ इस तरह का डिस्ट्रक्शन या फायर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो दोबारा वो वहां पे प्लांट्स रीप्लांटिंग होगी कि नहीं होगी उनकी, एक वो भी एक मैटर आता है। तो ये आपका जो क्या कहते हैं, और दूसरा एक और लास्ट है, अकरेंस ऑफ मोर साइक्लोन्स एंड हरिकेन्स। साइक्लोन्स मतलब चक्रवात, है ना, और हरिकेन्स मतलब तूफान, इस पर तेज हवाएं चलती हैं। तो दोनों जो है हमारे इनके बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। कभी आया था, अभी 2-3 बार ये अभी 3-4 महीने पहले, है ना, आपकी उसकी ये क्या कहते हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, याद है। तो ये जो आपका साइक्लोन और हरिकेन्स जो आपके आते हैं, वो भी आपका ग्लोबल वार्मिंग का एक हिस्सा है, इसको कह लीजिए, ठीक है। फिर इसका कंट्रोल कैसे करेंगे आप ग्लोबल वार्मिंग, बताइए। सबसे पहला तो ये हो गया कि आप प्लांटेशन लगाएंगे लार्ज स्केल पर, ठीक है, ये तो मैं हुआ। दूसरा, 2 मेथड अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हमको जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एटमॉस्फेयर से कम करना है। तो कैसे कम होगा, जब हम प्लांटेशन बढ़ाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है खूब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, ठीक है, तो बैलेंसिंग हो जाएगी हमारी। और दूसरा क्या है कि इंक्रीजिंग डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ओशन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जो ओशन है उसमें जितना ज्यादा वो डिफ्यूज हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, घुल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फाइटोप्लैंक्टन्स की जो वो स्पीशीज हैं, फाइटोप्लैंक्टोनिक प्लांट्स हैं, उनको हम बढ़ा देंगे। जब बढ़ाएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो पानी में डिसॉल्व तो होगी, करेगी क्या, जाएगी कहां, प्लांट्स ने ले लिया, वो सी में जो है, जो आपका नीचे की जो रॉक्स होती है उस पर जमती चली जाती है, क्योंकि वो लाइम से रिएक्ट करती है और वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, ठीक है। आपने देखा होगा सी के नीचे भी तो रॉक्स है। आपकी सुनामी आई थी, वो कैसे आई थी, वो नीचे की जो रॉक्स थी उनमें जो प्लेट्स थी उनमें आपका जो रगड़ने की वजह से जो हुआ था, तो सुनामी आई थी, कब आई थी, 2004 में, है ना, 2004 में आई थी ना वो सुनामी। क्योंकि जो आपका डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन भी यदि हम जितना ज्यादा डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड का ओशन के अंदर बढ़ाते चले जाएंगे, तो वो डिफ्यूजन हमारा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अंदर जाता जाएगा। हम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को स्टेबलाइज कर सकते हैं उसको। 2 रीजन हो गए, हम प्लांटेशन बढ़ा दें लार्ज स्केल पर, और दूसरा जो है हम डिफ्यूजन बढ़ा दें पानी में, सी वाटर में। तो वहां पर आपका जब ओशन जो प्ले कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो डिसॉल्विंग कर रहा है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो दे रहा है, इसमें जब फाइटोप्लैंक्टन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो था, इसमें फेरस सल्फेट का स्प्रे किया गया ओशन में, पैसिफिक ओशन पर जो है 600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट 454 किलोग्राम फेरस सल्फेट को स्प्रे कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ जो थी वो खूब बढ़ गई। वो मतलब एक चेक करने के लिए कि क्या इसका हमारा असर आएगा, इसका क्या होगा, तो उसकी ग्रोथ खूब बढ़ गई, और उससे ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 5 to 20% तक उसमें डिसॉल्व हुई, और उसने लाइम के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि वाटर में है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ उसने रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबलाइज हुई। तो एक मेन जो लार्ज स्केल पे काम हुए वो 2 काम हुए, प्लांटेशन हुआ और आपका डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ओशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है पॉल्यूशन ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोन लेयर, है ना, ओजोनोस्फीयर। ये तो आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था। दूसरा आपका आता है, क्या होता है,
तक हमने जो पढ़ा है, आपका एसिड रेन पढ़ा, फोटोकेमिकल स्मॉग पढ़ा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी, ये सब आपका अभी तक जो लिमिटेड थी वो ट्रोपोस्फीयर पे थी। ठीक, ये सारी चीजें आपकी ट्रोपोस्फीयर पे थी। अब हम ऊपर उसके लेवल पे जा रहे हैं, 30 किलोमीटर अबव जा रहे हैं, 40 किलोमीटर अबव जा रहे हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, जहां पर हमारी ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अभी तक हमने चेक कर रहे थे इंफ्रारेड रेडिएशन को, ठीक है। अब यहां पर हम करेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। जो हमारी इंफ्रारेड आ रही थी आपकी शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ थी, अब यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना, यहां पे अपोजिट होगा, लॉन्ग वेवलेंथ की आपकी अल्ट्रावायलेट आएगी, स्ट्राइक करती है आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक उस पर, और वो वापस वहीं से हो जाती है, अर्थ तक नहीं आने देते हैं, समझ रहे हैं, अर्थ तक नहीं आती, क्योंकि ओजोन है। ओजोन का फॉर्मेशन जो बीच में है वो हमारी प्रोटेक्टिंग लेयर है, यूवी रेस को रोक वो उसको रोकती है, वो उसको चेक करती है। वो अल्ट्रावायलेट आपकी अर्थ तक नहीं आती, अर्थ तक जब आएगी अल्ट्रावायलेट आपकी तो आपको क्या हो जाएगा, हाँ, वो अभी हम वो बाद में तक आएंगे, अभी तो हम स्टार्टिंग ही हमने इसकी की है। तो वो आपकी जो स्ट्रेटोस्फेरिक है वो पोल्यूशन वो कैसे होता है, अब वहां पे अभी तक हमने ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन पढ़ा था, अब हमारा स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। तो ओजोन का जो फॉर्मेशन है वो हमारे लिए तो बहुत बेनिफिट है, क्योंकि उसमें हम अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसको हम चेक कर रहे हैं। जब अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारी लॉन्ग वेवलेंथ की है, जब वो स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करने के बाद वो शॉर्ट वेवलेंथ की हो जाती है। इंफ्रारेड में आपका क्या था, शॉर्ट वेवलेंथ की थी, स्ट्राइक करती थी अर्थ से, तो वो हमारी लॉन्ग वेवलेंथ की हो जाती थी, जिसको हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर थी वो एब्जॉर्ब करती थी, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर अल्ट्रावायलेट रेज आएगी, लॉन्ग वेवलेंथ की आएगी, शॉर्ट वेवलेंथ में चेंज होगी, और ओजोन जो है उसको, मैम जब स्ट्राइक करे तो उसकी एनर्जी देगी ना, हाँ, मैम कैसे बढ़ेगी, किसकी, वेवलेंथ बड़ी होगी ना, छोटी किसमें, जब किसी चीज से स्ट्राइक हुई करे, हाँ, लेकिन अल्ट्रावायलेट की होगी, अल्ट्रावायलेट की बात कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट ही में बात, हाँ। तो अभी आप रुकिए तो आ रहे हैं, वहां तक आ रहे हैं क्योंकि जो डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है हमारा, जो फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन है वो ऑक्सीजन और ओजोन में चलता है। वहां पर जो हमारा डिस्ट्रक्शन और फॉर्मेशन है वो ओजोन और ऑक्सीजन में है। जब हमारी जो वेवलेंथ है 1800 एंगस्ट्रॉम से 2200 एंगस्ट्रॉम की जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो वेवलेंथ हमारी ऑक्सीजन को क्या करती है, ये हमारी ऑक्सीजन है, इसमें हमारे 1800 एंगस्ट्रॉम से 2200 एंगस्ट्रॉम ये स्प्लिट करती है, ठीक है। फिर हमारी ये क्या बनाएगी, O3, ठीक है। अब दूसरी देखिएगा O3 का है, O3 जो है इसमें 2000 से एंगस्ट्रॉम से 2900 एंगस्ट्रॉम ये है O2+, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ, एक आपका ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो जब ये दोनों प्रोसेसेस जो है 1000 किलोमीटर की आपकी जब प्रोसेसिंग चलती है एनवायरनमेंट में, तब एक डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एक का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों आपकी बराबर चलती रहती है, हमारा यूज बराबर रहता है, डिस्ट्रक्शन फॉर्मेशन बराबर चलता रहता है, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं है ना, कहीं पोल्यूशन है, नहीं है। लेकिन तो भी नेचुरल प्रोसेस है, हाँ, नेचुरल प्रोसेस है, हमारी एनवायरनमेंट में चली रही है नेचुरल प्रोसेस। तो आपका जो ये ओजोन का फॉर्मेशन और ओजोन का डिस्ट्रक्शन है, दोनों आपका चल रहा है। लेकिन आपका जब इंफ्रारेड रेडिएशन जो है
जब फॉल कर रही है आपकी, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, आउटर स्पेस पे जा रही है, तो इंफ्रारेड जो आपकी थी वो भी जो है क्या कहते हैं कौन सी आ रही थी? इंफ्रारेड का शॉर्ट की आ रही थी, शॉर्ट की आ रही थी, लॉन्ग की आपकी चेंज हो रही थी ना, तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो रही थी, बाकी आपकी आउटर स्पेस पे जा रही थी। तो आउटर स्पेस पे भी जाती है तो यहाँ पर भी आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक स्पेस पर भी जाती है और वो वार्म करती है उसको भी, जो उसमें लॉन्ग जो वेवलेंथ की जो रेज होती है उसको भी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी एबिलिटी आपकी थी कि आपकी जो है ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो वो भी आपका था। ओजोन गैस found on the upper surface of the stratosphere at the height of about 50 kilometer. ठीक है, it forms the layer of the ozonosphere. The main two functions of ozonosphere are it regulates weather and climate. तो चीजें ये करता है, it filters away the ultraviolet radiation. ये ultraviolet radiation को रोकता है to protect the earth from its harmful effect. कि हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो कम से कम क्या मतलब नहीं आए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यदि आपके पास आता है तो स्किन का कैंसर, कैंसाइटिस है ना, कैटरैक्ट, आपके पास सारी चीजें जो हैं वो आपकी बदलती चली जाती है। ठीक है, तो ये जो एक्ट करती है, जो ओजोन की जो लेयर है वो एक्ट करती है, क्या करती है? प्रोटेक्टिव लेयर। ओजोन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर और ब्लैंकेट, ओजोन ब्लैंकेट भी इसको बोलते हैं, जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज से जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस हमने आपको ये वाले थे। ठीक है, the two reaction, that is the formation and destruction of the ozone molecule, normally balanced to each other and ultimately result in effective absorption of short wavelength ultraviolet radiation in stratospheric region. ठीक है, शॉर्ट वेवलेंथ। फिर ओजोन occurs in the atmosphere because the atmosphere contains oxygen. Without oxygen there would have been no ozone umbrella to protect the living system. क्योंकि हमारा लिविंग सिस्टम जो भी है वो हमारा प्रोटेक्ट हो रहा है ओजोन एम्ब्रेला से। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ atmospheric oxygen and ozone layer has been immediately connected with the evolution life of this planet. जो कह सकते हैं आप ओजोन फॉर्मेशन एंड द मैक्सिमम, यहां से आप आइए, ओजोन फॉर्मेशन एंड द जोन ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन therefore gradually shifted towards upward. कब? क्योंकि ओजोन को चाहिए अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ओजोन को चाहिए अल्ट्रावायलेट, तो ओजोन का जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जहां पर, तो वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाता है इक्वेटर पे, जो हमारा इक्वेटर है और हमारा पोल है। ठीक है, इक्वेटर पे हमारा ओजोन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, पोल पे कम होता है ओजोन का फॉर्मेशन। जब इक्वेटर पे ओजोन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो वो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से वो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर जाता है, तो वो जगह खाली हो जाती है वहां पे। जब कम आपका ओजोन है तो वो ओजोन डिप्लीशन हम उसको बोलते हैं। वहां पे जो जगह वो शिफ्ट कर गया तो वो एक होल बन जाता है, क्योंकि एक लेयर है वो आपकी ब्लैंकेट है वो, तो वहां पे वो होल उसको बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं ओजोन होल। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन जब आपका ओजोन का फॉर्मेशन कम हो रहा है, क्योंकि हमने आपसे कहा दोनों चीजें बराबर बन रही हैं। जब ऑक्सीजन जो है आपकी कम हुई, कहां से कम हो रही है ऑक्सीजन? जब आपकी ट्रोपोस्फीयर में जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जब बढ़ती है तो आपकी वो ऊपर भी जाएगी, ऐसा नहीं है रिएक्शन नहीं जाएगा, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बढ़ी तो ऑक्सीजन कम हुई, वो ऑक्सीजन जब कम होगी तो ओजोन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों जो है बराबर एक रिएक्शन चल रहा है, बैलेंसिंग चल रही है। यदि आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो ओजोन कम हो जाएगी, जब ओजोन कम होगी तो ओजोन डिप्लीशन होगा, जब ओजोन डिप्लीशन होगा तो शिफ्ट करेगी और वहां पर वो जगह आपकी खाली हो जाएगी, जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल। कोई कंफ्यूजन इसमें? पूछना है कुछ? है ना, कुछ पूछना है तो बताइए।
इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन अब आपका यही नहीं चल रहा है। चलिए, जो डिप्लीशन है वो 90% हमारी एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेटेड स्ट्रेटोस्फीयर में आपका 15 से 40 किलोमीटर है। जो एटमॉस्फेयर है वो 15 से 40 किलोमीटर में आपका स्ट्रेटोस्फीरिक आता है। 15 से नीचे आपका ट्रोपोस्फीयर आता है, 8 से 12 तक में ट्रोपोस्फीयर। जो इंटायर ओजोन प्रेजेंट है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में वो कंडेंस हो जाती है सिंगल शीट में, जो सिंगल कवरिंग हो रही है उसमें ग्लोब के ऊपर। इट विल फॉर्म 2.4 to 2.6 mm, 2.4 to 2.6 mm थिक जो है वो इक्वेटर की तरफ होती है, क्या ओजोन की लेयर, ठीक है। और 3.1 to 4.5 वो आपकी पोल की तरफ होती है, वो दिखाई देती है। जबकि हमने आपसे कहा था कि बनती यहाँ पर कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर आपका 3.1 to 4.5 पर आपका दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीज हो जाती है क्या, CFCS। जो CFCS है वो फ्रीज हो जाती है, तो उसकी टेंडेंसी है फ्रीज की। कार्बन डाइऑक्साइड भी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कैसी होती है, हाँ वो कैसी होती है, हम एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लेते हैं जो आपके फ्रिज वगैरह में यूज होती है ना। एक आपकी CFCS होती है और आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। वो भी आपकी फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह में होती है ना, आपकी डाली जाती है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी। इसमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ओजोन प्रोडक्शन अकर्स इन इक्वेटर एंड इट्स कंसंट्रेशन आर लोएस्ट एंड द ओजोन फॉर्म इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द पोल्स। पोल की तरफ ये क्या होता है, डिस्प्ले करता है। तो हमारा जो ओजोन का जो होल है वो सबसे ज्यादा स्प्रिंग सीजन में दिखाई देता है। विंटर्स में ये दिखना शुरू होता है और स्प्रिंग सीजन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो आपकी CFCS है वो फ्रीज होती है, वो मेल्ट करती है। जब वो मेल्ट करेगी तो वो होल उतना ही बड़ा दिखाई देगा। लगभग आपके मार्च के अबाउट मार्च में आपको दिखेगा स्प्रिंग सीजन में। यहाँ से तो नहीं दिखता है, अंटार्कटिका वगैरह में जहाँ पे नॉर्थ पोल वगैरह है वहां पे आपको ये ओजोन होल दिखाई देता है, ठीक है। तो जो रिटार्डेड रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड इंक्रीज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल टू एस्केप अल्ट्रावायलेट रेज इन एटमॉस्फेयर, दिस लीड्स लेस ऑफ ओजोन फॉर्मेशन which is commonly known as ozone depletion। अभी नई रिपोर्ट आई जिसमें बताया था कि जो ओजोन हो रहा है वो फेल हो गया। हाँ, उसमें आया नए वाले में, जो पेपर वगैरह में भी आया, न्यूज में भी आया इस चीज का, है ना। लेकिन उसमें ओजोन वहां पे छोटा दिखा है। पहले आपका था जो बड़ा होल था, उसमें ये जो बताया अंटार्कटिका की तरफ और नॉर्थ पोल पर, उसमें बताया कि वो छोटा इस बार दिखाई दिया, कि हमने कुछ प्रोसेस ऐसा उन्होंने कहा कि नहीं हमने ऐसा किया है कि जिसकी वजह से ये छोटा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उसके बाद से तो ऐसा कुछ आया नहीं कि किसी और रिपोर्ट में या किसी और मैगजीन वगैरह में इस टाइप की कोई चीज आई थी। तो ओजोन होल मींस कंप्लीटेड डिसअपीयरेंस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन होल वाज फर्स्ट डिटेक्टेड, सबसे पहले दिखाई दिया था 1975 and is noticed in 1985। कुछ सब ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको किया। They saw ozone hole over Antarctica later on. The presence of the ozone hole was confirmed over the North Pole। ठीक है, it is starting happening in the end of the winter, shows maximum display in spring and disappear in summer। समर के सीजन में खत्म हो जाता है, क्योंकि वो जो आपका CFCS है और CLO उससे क्लोरीन जो है वो फ्री हो जाती है, ऑक्सीजन यूज हो जाती है, क्लोरीन जो है उसकी फ्री हो जाती है। जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो मेल्ट कर जाते हैं CFCS के। ड्यूरिंग स्प्रिंग व्हेन आइस मेल्ट्स द ट्रैप्ड CFCS and CLO are freed at once, which in turn release nascent chlorine। CLO से O हट जाता है और nascent
क्लोरीन, केवल क्लोरीन निकलती है टू अटैक ओजोन, जो ओजोन पर अटैक करती है। कंसिक्वेंटली द होल बिकम्स लार्ज इन स्प्रिंग। ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इसके? जब हमारा ओजोन की मात्रा जब हमारी कम होती है, ठीक है, तो ओजोन ईटर, कुछ जो है ओजोन ईटर है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है जहाँ पे CFCs बढ़ जाता है तो ओजोन की फॉर्मेशन का कम हो जाता है, तो ओजोन ईटर हो जाता है। स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है और कैंसरस बहुत हो जाता है। पहले की तरफ आपने देखा होगा कि जब नॉर्मल एक वो था बहुत पुराने उसपे, तो आपका कैंसर की चीजें बहुत कम आती थी। अब तो कितने तरह के कैंसर हो गए, वैरायटी है ना, वैरायटी हो गई है। स्किन तो स्किन पहले तो कहीं स्किन है, कहीं कुछ किसी को एक आध केस आपको कहीं सुनने में आते थे। अब तो हर एक उसका जो है कैंसर है। कैंसर का क्या है? मैलिग्नेंट ग्रोथ है सेल्स की, है ना। और जो आपकी जो इनहेल कर रहे हैं आप, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको दिखाई तो दे नहीं रहे। आप जब देखते हैं कि आपकी जो ये है प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो चौड़ी लीव्स होती है उसके ऊपर कितने जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। आप ये सोचिए कि उतना ही आप ही इनहेल कर रहे हैं और आपकी बॉडी में भी ये एक्यूमुलेट हो गए हैं। और जब ये एक्यूमुलेट होते हैं उसमें से आपके कितने क्या कहते हैं जो डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल है, जो आपके डिग्रेडेबल होते ही नहीं है, वो क्या होते हैं, वो एक्यूमुलेट करते रहते हैं उस जगह पर। जब एक्यूमुलेट करेंगे कोई भी चीज है, क्रोमियम है, जैसे कि जाजमऊ के पानी में क्रोमियम बहुत पाया जाता है ना, वहाँ की सब्जियां, वहाँ के फल, वहाँ की चीजों में ज्यादा है, तो वो आपका एक्स्ट्रा आपका जो है बॉडी के अंदर क्रोमियम जा रहा है, तो वहां से मैलिग्नेंट ग्रोथ आपकी शुरू हो जाती है और वो कैंसरस के लिए फॉर्म, पहला फॉर्म उसका आता है। तो सारी चीजें आपकी कैंसरस उस पे। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है, जहां पर पानी है वहां पे सस्पेंडेड आपके ये जो मैटर है ये आपका सस्पेंड करता है, तो वहां का पानी आपका क्या कहते हैं खराब होता है। और वो फाइटोप्लैंक्टन्स है वो आप क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस उसमें कम से कम हो पाती है और वो भी आपके डाई कर जाते हैं। फिर फिशेस डाई करती है, स्मॉल फिशेस, फिर आपकी लार्ज फिशेस, एक जो प्रोसेस है आपका वो आपका चलता है। और जो टॉक्सिक जो आपका इफेक्ट्स है जो हमारे इनहेलिंग में, बॉडी के इनहेलिंग में आपके आता है, ठीक है। फिर इफेक्ट इसका जो है बायोटिक कम्युनिटी में क्या पड़ता है, प्लांट्स में क्या पड़ता है। बायोटिक का मतलब कि हमारे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मैक्रो जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो जो है एक्सपोजर रहता है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन आता है, ठीक है। फिर इसमें प्रोडक्टिविटी जो होती है वो फाइटोप्लैंक्टन्स की वो टर्न हो जाती है और वो इफेक्ट करती है जूप्लैंक्टन्स को भी। फाइटोप्लैंक्टन्स है वो जूप्लैंक्टन्स पे भी आती है, मैरीन फिशेज हैं और आपकी एनिमल्स हैं वो भी डाई कर जाते हैं। और प्लांट्स पे क्या इफेक्ट होता है, जो कि मेन जो है आपका, जिसके सरफेस पे आपका हमने कल भी बताया था कि जो सरफेस पे आपका जरूरी है वो होता है जो फ्लैकिंग आ जाती है, बर्निंग आ जाती है, बेंडिंग आ जाती है, वो आपकी ओजोन से भी आती है। तो कल आपको ओजोन का भी हमने बताया था, याद है किसमें, फोटोकेमिकल स्मॉग। तो सारी चीजें जो आपकी उसमें थी वो यहाँ पे भी आ जाएगी। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि इसका कुछ अलग है वो, ठीक है। दिस वन इज नेक्स्ट लास्ट। अब हम आते हैं सॉइल, आए नॉर्मल एक छोटा सा एक उसको शुरुआत कर देते हैं। तो आपका एक क्या कहते हैं एक लेक्चर मेरा बाद में होगा, कहीं जनवरी या उसमें होगा, तो उसमें हम सॉइल और वाटर दोनों पोल्यूशन आपके कवर कर देंगे, हम आपका कोर्स कवर कर देंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो एक उसको बुला देना बेटा बाहर बच्चे को, उसके लिए आपका कुछ करना नहीं चाहते, वो बैठा होगा ना, आप उसको बुला लो, नेक्स्ट उसको लगा देगा। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, चलिए आप ही बताइए, बताओ सॉइल पोल्यूशन। है हाँ, जैसे हम लोग पेस्टिसाइड फील्ड है वो
बंजर हो जाएगी। हाँ ठीक है, बंजर हो जाएगी। कैसे कहेंगे कि बंजर हो गई है? क्या होगा उसमें? सॉइल एसिडिक हो जाएगी, कोई फ्लोरा बना हुआ है एसिडिक हो जाएगी। सॉइल एसिडिक हो जाएगी। और बेसिक हो गई तो केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हाँ चेंज हो गया तो फिर क्या होगा उसमें? फसल हो जाएगा, जल जाएगी, उगेगी नहीं, जब नहीं पाएगा। बताइए तो और नहीं, और अच्छी बात है। और आइडियाज मिलते हैं, हमें भी तो मिलते हैं ना। आप लोग बताते हैं तो हमें भी आइडियाज मिलते हैं कि कौन कौन सा क्या होता है। और बताइए। मैम फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी प्लांट्स की? नहीं मैम सॉइल सॉइल की? हाँ प्लांट्स की नहीं होगी मैम उसमें इफेक्ट आएगा ना, इट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉइल पोल्यूशन। बट बेसिकली अगर सॉइल पोल्यूशन में बोला जाए तो फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो सॉइल की होगी प्रॉपर्टीज। बायोलॉजिकल में कैसे होगी? बायोलॉजिकल मैम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंजाइमेटिक एक्टिविटी में मैम चेंज हो सकता है। मे बी मैम रेड्यूस हो सकती है, मे बी मैम इंक्रीज हो सकती है। और कोई बताएगा? सॉइल पोल्यूशन हम सबसे पहले इसको लेते हैं, बहुत ज्यादा रिलेट है ये, वाटर पोल्यूशन से भी रिलेटेड है सॉइल। सॉइल हमारी जो है सबसे मेन जो है, हम लोग कहते हैं ना हम मिट्टी के बने हैं, हम मिट्टी में मिलेंगे, है ना। हम मिट्टी के बने हैं, हम मिट्टी में मिलेंगे, ये तो है। और हम उसी मिट्टी को खराब कर देते हैं, हमने उसी मिट्टी को खराब किया। और जो सॉइल है वो हमारी क्या है, देख हम सॉइल पोल्यूशन भी कहते हैं इसको, लैंड पोल्यूशन भी कहते हैं। जब हम बहुत बड़े एरिया को ले लेते हैं तो वो लैंड पोल्यूशन हो जाता है, और छोटे एरिया में लेते हैं जहाँ पे सॉइल बहुत है तो वहाँ पे हम सॉइल पोल्यूशन, जहाँ पे सॉइल नहीं है, सॉइल से मतलब सॉइल नहीं है तो क्या मतलब ऊसर बंजर वाली जो है उसको फर्टाइल सॉइल नहीं है ना। फर्टाइल सॉइल है तो वो हमारा सॉइल पोल्यूशन है, और फर्टाइल नहीं है तो वो लैंड में आ जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा ऊसर को कभी सॉइल नहीं बोलते हैं, ऊसर और बैरल लैंड जो होती है तो बैरल लैंड बोला जाता है उसको, ठीक है। और जहां पे फर्टिलिटी होगी तो वहां पे उसको सॉइल बोलते हैं। तो ये सॉइल और लैंड पोल्यूशन है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना बढ़ गया है ना, इतने ज्यादा हमने केमिकल्स बना डाले हैं। और सॉइल में मेन हमारे 3 केमिकल रहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, ठीक है। इन्हीं की बैलेंसिंग चलती है। हाँ ये हमारे रेडीमेड है, सॉइल में रेडीमेड है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन कहाँ से आता है? सॉइल में नाइट्रोजन कहाँ से आता है? एटमॉस्फेयर से आता है। रूट नोड्यूल्स होते हैं, वो हमारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, वो उन्होंने लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, आपके जितने भी होते हैं, तो वहां से आपका नाइट्रोजन आपको मिलती है, प्लांट्स को मिलती है। नाइट्रोजन सॉइल में होती है तो प्लांट्स को मिलती है, ठीक है। फास्फोरस रॉक से, चट्टान से, रॉक सेडिमेंट से मैम सोर्स में फास्फोरस सेडिमेंट पहले कैसे मिलता था? ये तो अभी चलिए कि अभी तो आपको डाल देते हैं, आपको फास्फोरस वाला फर्टिलाइजर डाल दिया है ना, नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर डाल दिया। पहले कैसे मिलता था? पहले इतने जानवर थे है ना, उनकी बोन्स थे है ना, तो वो उसी में ही डाल दिए जाते थे, उसी सॉइल में टिप कर दिए जाते थे, डंप कर दिए जाते थे, और वहां से उनको फास्फोरस, इतना फास्फोरस होना चाहिए कि आपको जो है अलग से फास्फोरस डाल के कोई दिया जाए, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। ऐसे पोटेशियम था आपका, वो भी आपको ऐसे मिलता था कि आपने गोबर की खाद डाल दी है ना, क्योंकि जानवर इतने ज्यादा होते थे, गोबर की खाद हो गई है ना, और वही खाद डाल दी जाती थी तो उसपे आपको पोटेशियम और आपको फास्फोरस, क्योंकि कोई जानवर कोई मरा तो वो भी उसी में डाल दिया गया, डंप कर दिया गया, उसको सब मतलब पहले क्या होता था, ऐसे नहीं होता था कि उसको उठा के फेंक दिया जाए। जिसके बैल होते थे वो प्रॉपरली उसको सॉइल में मतलब दबा देते थे, वो प्रॉपरली उसका वो किया जाता था है ना। ऐसे नहीं होता था कि छोड़ दिया जाए, या फिर जो जंगली जानवर होते थे वो छूटे भी रहते थे, आके मर भी जाते थे, तो वो क्या होता था कि आपके जितने गिद्ध वगैरह होते थे वो सब तो उसका फ्लैश खा जाते थे। अब गिद्ध क्यों कम हो गए? यही तो एक है, क्यों कम हो गया? क्योंकि अब आपका एक रोड पे, चलती रोड पे आपकी इतनी तो सारा ट्रैफिक चलता है, उस रोड पे कुत्ता मर जाता है तो उतना प्रेस हो जाता है कि उसको खुरच खुरच के निकालिए आप
वो निकल पाएगा, नहीं तो इतना प्रेस हो जाता है उसको, इतनी गाड़ियां उसके ऊपर से निकल जाती हैं। तो जो जिनका मतलब जो बर्ड्स हैं जो ये सब खाती थी उनका जो है भोजन चला गया, क्योंकि आपके जानवर ही नहीं रहे। जब बैल नहीं है, भैंस नहीं है ज्यादा, है ना, नहीं है, तो आपके जब जानवर नहीं रहे तो क्या हुआ, उनका खाना चला गया। क्यों गया? इसी वजह से तो गया कि उसको खाना ही नहीं मिला। अब थोड़े आना शुरू हुए, अब तो थोड़ी संख्या इनकी बढ़ी है। तो एक ये जो मेन था वो सॉइल से रिलेटेड सारी चीजें थी कि आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सारी चीजें आपको क्या कहते हैं नेचुरली मिलती थी, नेचुरली सारी चीजें थी जो टिप हो जाती थी, प्लांट्स जो गिर गए, है ना। और क्या होता था कि खाद के लिए हम लोग ज्यादातर, अभी तो उसमें नहीं आए, खाद के लिए क्या होता था, हरी खाद, हरी खाद है ना, बरसी, ढेंचा, है ना। लेगुमिनस क्रॉप्स जो होती थी उनको क्या करते थे, केवल खाली जिस टाइम पे खाली खेत होते थे तो उस टाइम पे उनको उगा दिया जाता था। कोई क्रॉप नहीं हो रही है, खाली है, खेत पड़ा हुआ है, क्या करना है तो उसको उगा दिया गया और उसी में उसको जब बड़ी होगी तो उसी में उसको फ्लो कर दिया गया। तो वो हरी खाद थी, और वो हरी खाद थी तो उससे नाइट्रोजन वगैरह सारी चीजें उसको मिल रही थी प्लांट को। जो थोड़ा था वो आपका जो गोबर का था वो खाद था। अब इन्हीं चीजों के लिए अब आप यूज करते हैं, कहते हैं कि ऑर्गेनिक यूज कर रहे ना। और जहां आप मॉल वगैरह में जाते हैं, बड़े उस पे स्टोर्स पे जाते हैं, तब आप कहते हैं ऑर्गेनिक, टैग पड़ जाता है, उसका प्राइस उसका डबल हो जाता है केवल इतनी चीज के लिए। वो आप पहले भी करते थे और पहले भी खाते थे, ऐसा नहीं है, वही चीजें खाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बीच में जो एक रेवोल्यूशन आया थोड़ा, कि उसमें किसानों को खूब समझाया गया, जगह जगह मीटिंग हुई, जगह जगह वो हुए, और साइंटिस्ट ने कहा कि इसमें जो है आप यूरिया डालिए, है ना, इसमें पोटाश डालिए, इसमें आप जो केमिकल वाला जो फर्टिलाइजर आप ये डालिए। तो जब आप ये डालेंगे आपकी इसमें जो है उसमें टमाटर जो है एक पेड़ में 20 से लेकर 30 तक निकलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो सारी प्रोडक्टिविटी जो उसकी थी, क्रॉप जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी थी, फर्टिलिटी थी, उसने पूरी खींच ली। एक दो बार आपने लगा लिया, एक दो बार किसान ने खेत में खूब कर लिया, इसके बाद वो जमीन बैरन लैंड हो गई, क्योंकि उसका पीएच जो है इतना कम हो गया कि वो रेत जो है एसिडिक हो गई, ठीक है। और पीएच या तो ज्यादा हो गया तो बेसिक हो गई। जब पीएच कम और ज्यादा होगा तो दोनों जो प्लांट्स जो आप जो क्रॉप लगा रहे हैं उसमें जो है वो पीएच जो है आपका नीचे से जो रूट क्या कहते हैं ले रही है, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटर का, तो उसमें क्या एसिडिक वाटर जा रहा है, और जो वो एंजाइमेटिक हार्मोनल जो एक्टिविटी जो प्लांट्स के अंदर की हो रही है वो सब चेंज हो गई। तो हमने आपसे कल भी कहा था कि हो सकता है वो छोटा प्लांट हो तो विल्टिंग ही कर जाएगा, ठीक है। क्रॉप होगी तो उसमें आपकी फ्रूट और फ्लावर नहीं आएगा, ठीक है। और जो फिर बाद में वही किसान कहता है कि तुम्हारे में तो आ रहा, मेरे में नहीं आ रहा, आपने जाना, क्योंकि हमने जो है क्या मान लो उसमें धोखे से कम डाल दिया। एक किसान था तो किसान ने सोचा कि हम इतना सारा एक बार में, उसने बताया इतना ही डालना पानी में, 10 लीटर पानी में आपको 100 ग्राम तक डालना है बस, है ना, या 50 ग्राम तक डालना है। उसने सोचा इतने से क्या होगा, थोड़ा और डाले थोड़ा और निकलेगा। वो पढ़ा लिखा नहीं था तो उसने इतने से क्या होगा, थोड़ा और डालेंगे। पेस्टिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है या जो भी वो लाया तो उसने थोड़ी मात्रा जो अमाउंट होना चाहिए था उसने बढ़ा दिया अमाउंट। तो वो क्या हुआ, सारी चीजें उसकी जल गई, बर्न कर गई, और प्लांट और क्रॉप भी चली गई, और वो जो लैंड थी उसकी वो बैरन हो गई। फिर वो बैरन लैंड को आप जब फिर से रिक्लेमेशन करेंगे, जिसको सॉइल रिक्लेमेशन कहते हैं, फिर से रिक्लेमेट करेंगे तो कम से कम उसमें 3 से 4 साल का कम से कम टाइम लगता है, जब वो दोबारा से रिक्लेमेशन होगा उसका। जब आप बार बार हरी खाद लगाएंगे, बार बार आप उसमें नेचुरल चीजें डालेंगे, बार बार आप वो करेंगे, तब कहीं वो बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपका जो सॉइल पोल्यूशन था, इसमें मेनली जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, अर्बन वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और अर्बन वेस्ट में क्या फर्क है? इंडस्ट्रियल वेस्ट और अर्बन वेस्ट दोनों में क्या फर्क है? जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। अर्बन में मतलब आपका सब कुछ है, जितना भी अबंडेंट आपकी जितने भी व्हीकल्स है ना, टिन वगैरह, बाकी आपका जितना भी सामान आपका जो निकलता है ना,
जाता है, प्लास्टिक है, ये सारी चीजें आपकी अर्बन वेस्ट में आती है। रेडियो एक्टिव में जो आपकी सैटेलाइट जो आपके क्या कहते हैं छोड़े जाते हैं, है ना, लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, कोई भी नया क्या कहते हैं आप वो करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो सॉइल पे ही होती है, सॉइल मतलब लैंड पे ही होती है, तो वो उसका कुछ जो पार्ट है वो उसमें सॉइल में टिप कर जाता है। ठीक है, रॉकेट आपने कोई भी सैटेलाइट छोड़ा गया तो काफी एरिया जो है वो उसका काफी बड़ा यूज एरिया जो है वो उसका इफेक्ट करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो भी बैरन लैंड हो जाती है जहां पे सब किए जाते हैं। ठीक है, फिर आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसमें आपका फर्टिलाइजर है आपने डाला और आपने बहुत सारे क्या कहते हैं ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और ये सारी चीजें डाली, तो ये आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, क्योंकि आपने कहा हमारी एग्रोनॉमी हम अपने बहुत ही डेवलप करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, तो आपने खूब उसमें सारे जो वो थे क्या कहते हैं कंडीशनिंग जितनी थी, सॉइल कंडीशनर सारे डाले, सब कुछ किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें भी काफी चीजें जो आपकी सॉइल पोल्यूशन से आ गई। फिर केमिकल और मेटालिक पॉल्यूटेंट, जितना केमिकल और मेटल्स जो आपके आ गए, क्रोमियम है, निकेल है, लेड है, सारी चीजें। बायोलॉजिकल एजेंट में जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह था, बायो जो था, तो उसमें क्या होता है कि जितना यदि आपका पीएच यदि आपका सॉइल का बढ़ जाता है या कम हो जाता है या डिस्टर्ब होता है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो आपके यूजफुल हैं, जबकि अर्थवर्म वगैरह है वो आपके क्या हो जाते हैं, अर्थवर्म तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन मतलब एक लोग बता रहे हैं कि ये सब आपके डेड कर जाते हैं। पहले आपने देखा होगा पानी बरसता था तो खूब सारे केंचुए निकल आते थे, है ना, अब बरसता तो निकलते हैं, दिखता है। पहले हम लोग लैब में बहुत करें, उसकी नर्वरिंग निकालना, उसका सारी चीजें निकालना, हम लोगों ने लैब में बहुत किया, लेकिन अब तो मिलते ही नहीं है। और फिर अब तो वो भी लगा हुआ है कि आपको बैन लग गया है, तो करने ही नहीं है। माइनिंग में आपकी दो तरह की माइनिंग होती है, स्ट्रिप माइनिंग और आपकी सरफेस माइनिंग, जिसमें आप सोना निकालना चाहते हैं, अपना डिजायर्ड अपना मेटल कुछ निकालना चाहते हैं, तो सारी चीजें आपकी माइनिंग में जो स्ट्रिप माइनिंग होती है, जो और स्ट्रिप माइनिंग नीचे तक जाती है, सरफेस माइनिंग होती है, तो वो एरिया क्या होता है, जो टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल ही आपकी जो है वो फर्टिलिटी उसकी सबसे ज्यादा होती है, और वही सबसे ज्यादा आपकी जो है चली गई, लॉस हो गई माइनिंग में। तो माइनिंग में भी लॉस होती है, रेडियो एक्टिविटी जो आपकी में भी होती है। फिर आपका सॉइल सेडिमेंट्स है, जितने भी सॉइल के वो सेडिमेंट्स है उनमें भी होता है। ठीक है, तो ये हमने एक स्टार्टिंग की है अभी, अब नेक्स्ट पर जब आपका आएगा तब हम आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में कर देंगे। ठीक है, और आज आपको हम दिखा भी नहीं पाए तो वो भी है नॉर्मल है, कोई ऐसा हो रहा है जितना